Hello everyone. So in today's lecture, let's discuss some most important quant questions for CAT MBA 2020 exam. Myself Mehek, and let's start. So subscribe the channel for all MBA updates and press bell icon to receive important videos. So let's see this first question. So question says, Amir travels half of his journey by bus at a speed of 200 by 9 meter per second. सो आमिर क्या करता है कि हाफ जर्नी वो अपनी बस से कवर करता है 200 बाई 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एंड हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय मेट्रो एट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर. नाउ कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड ओवर द एंटायर जर्नी. तो हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई है यहाँ पे एंड फर्स्ट हिंट दैट यू शुड टेक फ्रॉम द ऑप्शन इज कि ऑप्शन आपको किलोमीटर पर आवर में दिए गए हैं, तो आपको 200 बाई 9 मीटर पर सेकेंड को भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा. सो वी नो अगर मीटर पर सेकेंड में स्पीड गिवन है और उसे किलोमीटर पर आवर में हमें कन्वर्ट करना है, सो वी मल्टीप्लाई बाय 18/5, राइट. सो वी कैन सी यहाँ से कैंसिल आउट हो रहे हैं टर्म्स. सो ये आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर. सो यहाँ पे अगर डिस्टेंस d बात करें, हम पूरी जर्नी में डिस्टेंस d है, सो हाफ जर्नी का डिस्टेंस होगा d/2, राइट. एंड फर्स्ट हाफ डिस्टेंस उसने बस से कवर किया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस उसने मेट्रो से कवर किया 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. करेक्ट. नाउ एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस विच इज d डिवाइडेड बाय वी कैन से टाइम, राइट. क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड भी आपको निकालना है तो आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकालना पड़ेगा. तो टाइम की बात करें तो टाइम क्या है? टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड होगा. टोटल डिस्टेंस हमारा d है जर्नी का, और टोटल टाइम है d/2 जो कि हाफ जर्नी का डिस्टेंस है. सो d/2 डिवाइडेड बाई 80. अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम प्लस अदर हाफ जर्नी का टाइम क्या है? d/2 डिवाइडेड बाय 120. करेक्ट. नाउ ये हो जाएगा 1/1/160 प्लस 1/1/240. नाउ आपको क्या करना है? दोनों टर्म्स का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. यहाँ पे एलसीएम हेयर इज 480. सो ये आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में होगा यहाँ पे 480 एंड दिस इज गोइंग टू बी 3 + 2. सो ये आ जाएगा फाइनली 480 डिवाइडेड बाय 5. दिस इज आवर एवरेज स्पीड हेयर, राइट. सो दिस इज 96 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज द एवरेज स्पीड. नाउ Ram by bus takes double the time taken by train to travel from Bangalore to Chennai. So यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? बैंगलोर टू चेन्नई जाना है. और एक बार हम अगर बस की बात करें तो मान लो बस से अगर हमें कुछ टाइम 2t लग रहा है, तो ट्रेन से हमें कितना लगेगा? t टाइम लगेगा. सो ट्रेन से ट्रैवल करने में अगर मान लो t टाइम लग रहा है, तो बस टेक्स डबल द टाइम टेकन बाय ट्रेन फॉर कवरिंग दिस जर्नी फ्रॉम बैंगलोर टू चेन्नई. नाउ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ बस इज 40 किलोमीटर पर आवर? नाउ डिस्टेंस दोनों सिचुएशंस में सेम है d, राइट. फर्स्ट सिचुएशन में d क्या होगा? स्पीड ऑफ बस इनटू टाइम टेकन बाय बस. और सेकेंड सिचुएशन में डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड ऑफ ट्रेन into time taken by train. Now ट्रेन के कंपैरिजन में बस ट्रेन से डबल टाइम लेती है, तो हम यहाँ से इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. वी गेट 40 × 2t इज इक्वल्स टू st × t. सो ऑब्वियसली ट्रेन की स्पीड डबल होगी क्योंकि वो हाफ टाइम में पहुँच रही है एज कम्पेयर टू बस, और बस को डबल टाइम लग रहा है एज कम्पेयर टू ट्रेन. सो वेरी इजी क्वेश्चन. 80 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर हियर. Now let A and B be two events such that this P of not A union B is 1/6, P of A and B is 1/4, and P of not A is 1/4. Now here A stands for obviously not negate sign है, right. So
यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, नाउ वेयर नॉट ए स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, ऑब्वियसली नॉट ए होगा कि ए इवेंट नहीं हो रहा. देन इवेंट्स ए एंड बी आर, सो ऑप्शंस में है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली. सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, वी नो अगर P and A are independent events, then P of A and B will be equal to P of A into P of B if both events are independent, right? And अगर दोनों events independent है but not equally likely, not equally likely मतलब दोनों की अगर होने की probability equal नहीं होगी. So अगर ये दोनों conditions हमारी true हुई, condition 1 and condition 2, so हम कह सकते हैं B is the right option, right? इक्वली लाइकली बट नॉट इंडिपेंडेंट, देन अगेन ये वाली फॉल्स हो जाएगी और ये वाली ट्रू हो जाएगी कंडीशन. ट्रू इन द सेंस कि P ऑफ A इक्वल्स टू P ऑफ B हो जाएगा, करेक्ट. नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन. एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब होंगे, व्हेन P ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A और B इज इक्वल्स टू P of A plus P of B, करेक्ट. सो हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये इसकी इक्वल होगा या ये इसकी इक्वल है. दैट विल मेक आवर आंसर क्लियर. नाउ इट्स गिवन दैट P of not A or B is 1/6, so we can write this as 1 minus P of A or B is equals to 1/6 here. Now we know P of A और B का फॉर्मूला होगा P of A plus P of B minus P of A and B. This is 1/6. So P of A हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे. P of not A 1/4 है, तो P of A होगा 1 minus P of not A. This will be 1 minus 1/4, 3/4. This value is 3/4. Now P of A is 3/4, P of B we don't know, and P of A and B is 1/4. Okay, this is equals to 1/6. So इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ जाएगा 1 माइनस एंड दीज टू टर्म्स अगर इनका सब्ट्रैक्शन करें, सो यू कैन सी ये आ जाएगा 2/4 विच इज हाफ माइनस P of B इज इक्वल्स टू 1/6. सो बेसिकली P of B क्या है, एंड 1 माइनस हाफ इज अगेन हाफ, सो ये हो जाएगा हाफ माइनस 1/6. सो ये आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम लेने पे 3 माइनस 1/6 एंड दिस इज गोइंग टू बी 1/3. सो P of B की वैल्यू आ गई है 1/3, P of A की वैल्यू है 3/4. राइट, वी हैव फाउंड P of B as 1/3. सो नाउ लेट्स सी P of A and B is 1/4. P of A into P of B क्या आएगा, P of A into P of B, this is 3/4 into 1/3, this is 1/4. So ये कंडीशन ट्रू है, दिस इज ट्रू. सो नॉट इंडिपेंडेंट वाली जितने भी ऑप्शन है हम उसको क्रॉस कर देंगे. नाउ दीज आर इंडिपेंडेंट एंड ऑब्वियसली P of A is not equal to P of B, so हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली. So B is our correct answer here. Now this question says 3 houses are available in a locality. 3 persons apply for the houses. So यहाँ पे हमारे पास 3 houses हैं एक locality में and we have 3 persons also. Each applies for one house without consulting others. So each person applies for one house only. The probability that all the 3 apply for same house. So probability निकालने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए कि जो हमारा event है उसकी अकर होने की कितनी possibilities हैं, मतलब favorable outcomes. और denominator में हमारे आएंगी कि total outcomes कितनी है, ऐसे टोटल केसेस कितने हो सकते हैं और फिर हमारा जो इवेंट है उसके अकर होने के कितने
चांसेस हो सकते हैं, वही हमारी प्रोबेबिलिटी डिसाइड करेंगे, राइट। सो यहाँ पे अगर हम टोटल आउटकम्स की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट टोटल आउटकम्स कितने हैं, सो यू कैन सी एवरी पर्सन हैज 3 ऑप्शंस, P2 also has 3 options, right? So total number of cases कितने होंगे, 3 into 3 into 3, this is going to be 3 cube or I can say 27. total outcome होंगी 27, right? कि एक बंदे ने P1 ने 1 के लिए अप्लाई किया, P2 ने 2 के लिए, P3 ने 3 के लिए, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। ऐसे ही P1 ने 2 के लिए अप्लाई किया, P2 ने भी 2 के लिए अप्लाई किया और P3 ने भी 2 के लिए अप्लाई किया, ये भी एक पॉसिबिलिटी होगी। सो दिस वेज P1 हैज 3 choices, P2 also has 3 choices, P3 also has 3 choices. So total outcomes is यहाँ पे 3 cube और 27. Now favorable cases की बात करते हैं। जो हमारा इवेंट है वो क्या हो रहा है कि all 3 apply for same house. So ऐसे कितने केसेस बनते हैं कि all 3 apply for same house। मान लो P1, P2, P3 दोनों ने 1 के लिए अप्लाई किया, एक आउटकम, तीनों ने सेकेंड हाउस के लिए अप्लाई किया, तीनों ने थर्ड हाउस के लिए अप्लाई किया। सो फेवरेबल आउटकम्स की बात करूं मैं तो ऐसी 3 ही पॉसिबिलिटीज बन रही हैं क्योंकि 3 हाउसेस हैं हमारे पास। सो मैं कह सकती हूँ आवर प्रोबेबिलिटी इज 3 divided by 3 cube which is 1/9 and C is our answer. Very tricky question, not very tricky but a good question and you could solve it in few seconds I guess. So the probability that A speaks truth is 4/5 while the probability for B speaking truth is 3/4. So A speaking truth probability is 4/5, B speaking truth is probability 3/4. The probability that they contradict each other when asked to speak on a fact is. So when they are asked to speak on a fact, they should contradict, right? So contradict कब करेंगे एक फैक्ट पे? एक फैक्ट पे कॉन्ट्रडिक्शन तब आएगी जब A is speaking truth about the fact and B lies. तो दोनों की इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, ए कुछ बोल रहा होगा, एक ए सच्चाई बोल रहा है, बी झूठ बोल रहा है, तो दोनों के फैक्ट्स डिफरेंट होंगे, सो कॉन्ट्रडिक्शन। या तो ए लाइज एंड बी इज स्पीकिंग द ट्रूथ, राइट। इन दोनों केसेस में ही कॉन्ट्रडिक्शन होगी, प्लस साइन आएगा, नॉट एंड बट प्लस, बिकॉज ये एक अलग इवेंट है, ये एक अलग इवेंट है यहाँ पे। नाउ अगर दोनों ही सच बोल रहे हैं तो सेम इंफॉर्मेशन देंगे, नो कॉन्ट्रडिक्शन। दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नो कॉन्ट्रडिक्शन। सो आर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आई वुड से इज when A speaks truth into B lies plus A lies into B speaks the truth. So this is going to be 4/5 into 1 minus 3/4 plus 1 minus 4/5 into 3/4. So ये हो जाएगा 4/5 into 1/4 plus ये हो जाएगा 1/5 into 3/4. So this is 4/20 plus 3/20, ये आ जाएगा 7/20. So our answer is A, 7/20. Now events A, B, C are mutually exclusive events, okay, such that P of A is 3x plus 1/3, P of B is 1 minus x by 4, P of C is 1 minus 2x by 2. The set of possible values for x are in the interval. So this is a good question. Try to do on your own. Pause the video for a minute and try to solve this. So I hope you tried this question. We know probability जो हमारी होती है उसकी सबसे पहली कंडीशन होती है that it should lie between 0 to 1. मिनिमम वैल्यू 0 पॉसिबल, मैक्सिमम वैल्यू 1 इज पॉसिबल। सो एक तो हम यही कंडीशन लगाएंगे, राइट, that
P of A is also between 0 to 1. P of B is also between 0 to 1. And P of C is also between 0 to 1. Correct? Now the set of possible values of x, और ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो अगर मैं तीनों की सम की बात करूं तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी होगी, एंड दिस सम शुड आल्सो लाई बिटवीन 0 टू 1. सो इन्हीं चारों कंडीशंस में हम देखेंगे, इन्हीं चारों इक्वेशंस में हम देखेंगे वैल्यूज पुट करके, एंड देन वील फाइंड आउट द इंटरवल फॉर x. सो इस कंडीशन को मैं लेती हूँ. सो दिस सेज 3x plus 1 by 3 should lie between 0 to 1. राइट, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, वी गेट 3x plus 1 should lie between 0 to 3. नाउ पूरी इक्वेशन को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो. सो वी गेट 3x will lie between -1 to 2. राइट, एंड पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करो. सो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3 से लेकर 2/3 के बीच में. सो फर्स्ट इक्वेशन से हमें ये मिल रहा है. नाउ लेट्स सी P ऑफ B से हमें क्या मिलेगा. सो P ऑफ B इज 1 - x/4. दिस लाइज बिटवीन 0 to 1. नाउ पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 1 - x लाइज बिटवीन 0 to 4. नाउ पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं. करेक्ट. सो पूरी इक्वेशन का साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा x - 1 लाइज फ्रॉम -4 to 0. और पूरी इक्वेशन में +1 ऐड करो. सो x की वैल्यू आ जाएगी -3 से 1 के बीच में. तो ये 1 मार्क कर लो इसको, और इन सभी x की वैल्यूज का हमें इंटरसेक्शन लेना है ताकि हम इंटरवल निकाल सकें. राइट, तो P ऑफ C इसकी अगर बात करें, सो ये होगा 1 - 2x/2 शुड ऑल्सो लाई बिटवीन 0 to 1. एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन विद 2 अगेन. सो ये आ जाएगा 1 - 2x लाइंग फ्रॉम 0 to 2. नाउ साइन चेंज करते हैं. सो ये आ जाएगा 2x - 1 किस में लाई कर रहा है, -2 से लेके 0 के बीच में. नाउ ऐड करो 1 को, पूरी इक्वेशन को 1 ऐड कर दो. राइट, एंड नाउ डिवाइड बाय 2. सो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, वी गेट x लाइज फ्रॉम -½ to ½. दिस इज आवर इक्वेशन 3. करेक्ट. सो लास्ट इक्वेशन जो हमारी बची है वो है ये. क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो ये जो एक प्रोबेबिलिटी आएगी इनका सम भी 0 to 1 में होगा. नाउ वी हैव टू सम दीज 3 वैल्यूज. उससे पहले क्या करते हैं, टू मेक आवर solution look pretty easy, let's take intersection of 1 2 3. इसका इंटरसेक्शन लेते हैं. ठीक है, तो आप देखो ये मैक्सिमम वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रही है. मैक्सिमम वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से पिक कर लो. सो दैट इज -1/3. ओके, सो यहाँ से हमें मिलेगा x लाइज फ्रॉम -1/3. यहाँ से भी मिनिमम वैल्यू राइट हैंड साइड से मिनिमम वैल्यू पिक करेंगे अब हम. सो -1/3 to ½ अब देखते हैं इससे क्या इक्वेशन हमें मिलती है. नाउ अगर सम ले तो ये आ जाएगा 3x + 1/3 + 1 - x/4 + 1 - 2x/2, and this also lies from 0 to 1. Now let's take the LCM here. So 4 × 3x + 1 + 3 × 1 - x + 6 × 1 - 2x lies between 0 to 1. Now let's multiply equation by 12. So x की टर्म को एक साथ ले लेते हैं. 12x - 3x - 12x, और कांस्टेंट टर्म्स होंगी 4 + 3 + 6. ओके,
सो वी कैन सी यहाँ आ जाएगा हमारे पास 13 minus 3x. This lies from 0 to 12. So for sign change अगर हमें यहाँ पे करना है तो साइन चेंज करते हैं. -12 3x minus 13 lies from -12 to 0. Let's add 13 on both sides. So we get 3x lies from 1 to 13 and x finally lie करेगा 1/3 से लेकर 13/3. अगेन हमें यहाँ पे देखना होगा, पहले हमने x की वैल्यू निकाली थी -1/3 से लेकर हाफ तक, करेक्ट. नाउ ये इक्वेशन से हमें ये इंटरवल मिला x का और हमें पहली 3 इक्वेशन से इंटरवल हमने ये निकाला था. ओके, सो नाउ इन दोनों का इंटरसेक्शन लो तो लेफ्ट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू 1/3 और राइट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू विच इज 1/2. right? So 1/3 to 1/2 and we can see that our correct option is A here. Let's see next question now. So this question says two full tanks, one shaped like a cylinder and other like a cone, contain jet fuel. The cylindrical tank holds 500 liter more than conical tank. After 200 liter of fuel has been pumped out from each tank, cylindrical tank contains twice the amount of fuel in conical tank. How many liters of fuel did the cylindrical tank have when it was full? Now यहाँ पे हमें क्या गिवन है इनिशियली, 2 full tanks, जो एक का शेप है cylindrical, दूसरे का है cone shape. Now cylindrical tank 500 liter more hold करेगा as compared to the conical tank. तो यहाँ पे हमें सिलेंड्रिकल टैंक की कैपेसिटी बतानी है कि उसमें कितना ऑयल था व्हेन इट वाज फुल. नाउ लेट्स सपोज दैट कॉनिकल टैंक व्हेन इट वाज फुल हैड x लीटर. ठीक है, कॉनिकल टैंक व्हेन फुल हैड सम x liters of fuel. So we can say cylindrical tank must be having x plus 500 because it has 500 liters more fuel. Now दोनों, अब हमने क्या किया, दोनों टैंक्स में से हमने 200 फ्यूल पंप आउट कर लिया, 200 लीटर फ्यूल हमने निकाल लिया. नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिलेंड्रिकल टैंक कंटेन्स ट्वाइस द अमाउंट ऑफ फ्यूल इन कॉनिकल टैंक. तो सिलेंड्रिकल टैंक में अब कितना फ्यूल रहेगा, x प्लस 300. कॉनिकल टैंक में अब कितना फ्यूल रहेगा, x माइनस 200. करेक्ट. नाउ ये जो कॉनिकल टैंक में फ्यूल का अमाउंट है, दिस अगर इसका हम 2 टाइम्स कर दें तो दैट विल बी इक्वल टू सिलेंड्रिकल टैंक में जितना अमाउंट है, राइट. सो वी हैव टू फाइंड सिलेंड्रिकल टैंक में कितना अमाउंट था व्हेन इट वाज फुल. बेसिकली वी हैव टू फाइंड x प्लस 500. सो एक वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, यू कैन फाइंड द वैल्यू फॉर x हियर. x comes out to be 700 and x plus 500 is going to be 1200 liters. So D is the right option here. Now there's a lot of work in preparing a birthday dinner. Even after the turkey is in oven, there's still the potato and gravy, yams, salad, cranberries, not to mention setting the table. So एक birthday dinner है और बहुत सारे काम हैं. So 3 friends Asid, Arnold, Afzal work together to get all these chores done. The time it takes them to do the work together is 6 hours, less than Asid would have taken if working alone. So यहीं पे suppose कर लो कि x hours लेता Asid to complete all tasks अगर वो अकेला काम कर रहा होता तो. Okay. Now 1 hour less than Arnold would have taken alone. So Arnold का मान लेते हैं y hours लेता अकेला काम को करने के लिए. Half the time Afzal would have taken working alone. So अफजल का मान लेते हैं कुछ z hours. Right. How long did it take them to do these chores working together? Now यहाँ पे given है, मान लेते हैं ये कुछ t time है. If 3 of the friends are doing all the tasks together, so उन्हें कुछ t time लगेगा. Correct.
सो ये जो टी टाइम है ये क्या है, दिस इज x माइनस 6, जो आसिफ ने टाइम लिया उससे 6 आवर्स लेस है ये टाइम, एंड दिस इज ऑल्सो 1 hour लेस देन Arnold would have taken, and this is half the time Afzal would have taken. Correct? और अगर हम टाइम टेकन की बात करें कि व्हेन ऑल ऑफ द 3 फ्रेंड्स आर वर्किंग टुगेदर, तो वो कितना टाइम लेंगे। अगर हम 1 आवर की बात करें तो 1 आवर में वर्क डन निकालते हैं। 1 आवर में वर्क डन कितना होगा, 1/x प्लस 1/y 1 प्लस 1/z, अगर तीनों साथ मिलके काम कर रहे हैं तो। सो दिस इज गोइंग टू बी yz प्लस xz प्लस xy divided by xyz. Now this is the work done in 1 hour, so हम कह सकते हैं कि time taken by all 3 of them to do the work will be reciprocal of this work done in 1 hour. So ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। Now हमें इसे सॉल्व करके, यहाँ से आप देखो फर्स्ट 2 को सॉल्व करो, सो y की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x, सो ये आ जाएगा x माइनस 5, राइट, y इन टर्म्स ऑफ x। ऐसे ही हम z इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हैं। सो z इन टर्म्स ऑफ x क्या होगा, 2x माइनस 12। नाउ लेट्स पुट दीज वैल्यूज हियर, x इंटू x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 12, और डिनोमिनेटर में भी सिमिलरली x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 12 प्लस x इंटू 2x माइनस 12 प्लस x इंटू x माइनस 5। नाउ ये वैल्यू निकालने के लिए हमें थोड़ा हिट एंड ट्रायल भी करना पड़ सकता है अभी। एंड लास्ट क्या होगा कि टाइम टेकन वी नो इज x माइनस 6, सो इस इक्वेशन को हमने x के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसको x माइनस 6 से हम इक्वेट कर लेंगे, राइट। तो इसे थोड़ा सॉल्व करने का अगर ट्राई करें, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस विल बी 2x इंटू x माइनस 5 इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 12 प्लस x इंटू 2x माइनस 12 plus x into x minus 5, right? So you have to solve this quadratic equation to get the value of x here. So after solving for x you will get x की value आ जाएगी यहाँ पे 20/3 hours. So x की value आपको इस equation में put करनी है, और to be precise इस equation में या हम कह सकते हैं x minus 6 ही टाइम लग रहा है टोटल, तो 20/3 माइनस 6 करेंगे, सो वी गेट 2/3 आवर्स, और इसे मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी गेट 40 मिनट्स एज द आंसर। सो आवर आंसर इज 40 मिनट्स हियर। नाउ A कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, B टेक्स डबल द टाइम टेकन बाय A। सो A अगर पीस ऑफ वर्क को 4 days में कंप्लीट कर रहा है, तो B को डबल टाइम लग रहा है, so B 8 days लेगा, करेक्ट। C takes double that of B, so C B का भी डबल लेता है, so 16 days, and D takes double that of C to complete the same task, so C को यहाँ पे 16 days लग रहे हैं which is double of B, और D को 16 के भी डबल लग रहे हैं which is 32 days. They are paired in groups of 2 each. One pair takes 2/3 the time taken by second pair. So मान लो एक पेयर में है x1 x2 और दूसरे पेयर में है x3 x4. So ये जो पेयर 1 है ये सिर्फ 2/3 टाइम ले रहा है एज कंपेयर टू द सेकेंड पेयर टू कंप्लीट दिस वर्क, मतलब 2/3 इज अ फ्रैक्शन विच इज लेस देन 1। तो आप देख सकते हैं ये जो पेयर है x1 और x2, दिस पेयर इज more efficient than x3 and x4 combined, ये ज़्यादा जल्दी और फास्ट टास्क कंप्लीट कर पा रहे हैं, सो विच इज़ द फर्स्ट पेयर, राइट। सो वैसे तो आपको इसमें देखना होगा, आप सारे पेयर्स पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के भी देख सकते हैं,
लेकिन एक मैं हिंट देती हूँ कि सबसे पहले हम ए के साथ ट्राई करते हैं, क्योंकि ए सबसे ज़्यादा फास्ट कंप्लीट करेगा काम को. सो ऑब्वियसली मैं कह सकती हूँ कि ए इज़ गोइंग टू बी इन द एफिशिएंट ग्रुप. सो ए तो होगा ही, राइट. सो जिस ऑप्शन में ए नहीं है उसको कैंसिल आउट कर दो. एंड यू कैन सी 3 ऑप्शंस में ए ज़रूर गिवन है. सो हमें ए के साथ ही दूसरा बंदा डिसाइड करना है बी सी डी कौन सा होगा. सो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ट्राई करना जो, क्योंकि 2/3 है, 2/3 लेस देन 1 है, लेकिन ऊपर नॉमिनेटर में फैक्टर भी देखो 2 का है. सो डी से स्टार्ट करते हैं, लीस्ट एफिशिएंट से, जो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है. ए को डी के साथ सबसे पहले पेयर करो, फिर सी के साथ करो, और लास्ट में बी के साथ. बिकॉज पॉसिबली अगर 2/3 का फैक्टर है, राइट, अगर 1/3 होता तो भी हम सोच सकते थे. फिर भी बी, ए और बी का बहुत लीस्ट लाइकली चांस है कि ए और बी दोनों साथ में पेयर हो. तो मोस्ट लाइकली ये होगा कि ए तो फर्स्ट एफिशिएंट ग्रुप में है और बी यहाँ पे होगा. तो हमारे पास जनरली 2 चॉइसेस ही बची हैं यहाँ पे, सी और डी. सो ए और बी को भी आप ऐसे ही कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो पहले डी के साथ मैं ट्राई करती हूँ. पहला हम कॉम्बिनेशन लेंगे ए प्लस डी. सो ए प्लस डी अगर साथ में होंगे तो वो कितने घंटे में काम करेंगे. सो उनका 1 आवर वर्क अगर मैं लगाऊं तो, या 1 डे वर्क मैं कहूँगी, 1 डे वर्क होगा उनका 1/4 प्लस 1/32. तो ये आ गया 9/32. सो उन्होंने लिए 32/9 डेज, करेक्ट. नाउ इनके ऑपोजिट में अब होंगे बी प्लस सी. उनका अगर 1 डे वर्क में लगाऊं तो 1 डे वर्क होगा 1/8 प्लस 1/16, और ये हो जाएगा 3/16. सो ये लेंगे 16/3 डेज. सो 2/3 ऑफ 16/3 डेज अगर हम करते हैं, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 32/9 डेज, विच इज सेम एज दिस. सो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. वी डोंट नीड टू ट्राई फर्दर कॉम्बिनेशंस. ए एंड डी होंगे फर्स्ट ग्रुप में. अगर यहाँ पे 1/3 का फैक्टर होता, सो प्रॉबली हम ए प्लस सी एज्यूम कर सकते थे कि ए प्लस सी आंसर हो सकते हैं, राइट, अपॉन सॉल्विंग. बट आपको मिनिमाइज करने के लिए अपना टाइम देखना पड़ेगा कि कौन से कॉम्बिनेशन को मैं फर्स्ट ट्राई आउट करूं, एंड यू कैन गेट द आंसर विद योर फर्स्ट कॉम्बिनेशन ओनली. Now 3 small pumps and a large pump are filling a tank. Each small pump works at 2/3 the rate of large pump. If all 4 work at the same time, they should fill the tank in what fraction of the time it would have taken the large pump alone. So यहाँ पे क्या है, 3 small pumps हैं और एक large pump है. So मान लेते हैं कि large pump जो है वो टैंक को fill कर रहा है कुछ x रेट पे, ठीक है, और स्मॉल पंप का क्या रेट हो जाएगा 2/3x, करेक्ट. नाउ वी हैव 3 पंप्स हियर. नाउ इस क्वेश्चन में गिवन है इफ ऑल 4 वर्क एट द सेम टाइम. सो इफ ऑल 4 वर्क एट द सेम टाइम तो उनका कंबाइंड रेट क्या हो जाएगा. अगर हम कंबाइंड रेट की बात करें, सो x रेट होगा लार्ज पंप का, और 2/3x होगा ईच पंप का. सो इंटू 3 कर दो इसको. सो ये कंबाइंड रेट आ गया है हमारे पास 3x. नाउ इफ ऑल 4 वर्क एट सेम टाइम दे शुड फिल टैंक इन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम. बिकॉज इनका रेट 3 टाइम्स हो गया है, सो टाइम कितना होगा, टाइम 3 टाइम्स कम लगेगा कंबाइंड रेट. सो अगर मान लो x रेट पे लार्ज पंप फिल कर रहा है टैंक को और उसे t टाइम लग रहा है, तो क्योंकि इसका रेट 3 टाइम्स है, इसे टाइम लगेगा 1/3. सो दे शुड फिल टैंक इन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम, वी कैन से 1/3 फ्रैक्शन ऑफ टाइम. सो क्योंकि रेट हमने 3 टाइम्स कर दिया है तो टाइम 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स कम टाइम लगेगा, सो इट विल बी 1/3. नाउ वेरी good question, this one. 6 technicians working at the same rate complete the work of one server in 10 hours. Okay, if they start at 11 a.m. and one additional technician per hour being added
starting at 5 p.m. at which time the server will be complete. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 टेक्नीशियंस वर्क करते हैं एक सर्वर को ठीक करने के लिए 10 आवर्स में, एंड ऑल आर वर्किंग एट सेम रेट. सो मैन आवर्स कितने हो गए हैं टोटल मैन आवर्स एक सर्वर को ठीक करने के लिए? 6 टेक्नीशियन, ईच टेक्नीशियन वर्किंग फॉर 10 आवर्स. सो ये हो जाएंगे 60 आवर्स, राइट. सो 60 मैन आवर्स में वो पूरा सर्वर ठीक हो जाएगा. सो हम देखते हैं कि 6 टेक्नीशियन स्टार्ट करते हैं 11 AM पे काम करने, और 5 PM पे हम एक और टेक्नीशियन ऐड करते हैं. ठीक है. सो 6 से 5 PM तक वी नो वी हैव हाउ मेनी आवर्स? वी हैव 6 आवर्स. सो 6 आवर्स में टोटल मैन आवर्स कितने हो गए? 6 लोगों ने काम किया 6 घंटे के लिए. सो 36 मैन आवर्स ऑलरेडी लग चुके हैं सर्वर ठीक करने में, और टोटल चाहिए हमें 60, राइट. और 5 to 6 PM अगर आप देखो 5 PM पे एक टेक्नीशियन ऐड हो गया. तो यहाँ पे क्या है 5 to 6 PM में यहाँ पे अब 7 लोग हैं और 1 आवर, तो +7 मैन आवर्स और बढ़ जाएंगे, राइट. तो टोटल मैन आवर्स अभी तक यहाँ पे अगर मैं देखूँ 43 मैन आवर्स का काम हो चुका है सर्वर से रिलेटेड. नाउ 6 PM पे एक और टेक्नीशियन ऐड हो गया +1 और, तो टोटल 8 टेक्नीशियंस हो गए हैं, और इस 1 घंटे में 8 मैन आवर्स का काम हो रहा है. सो +8 और बढ़ा दो इसमें, सो वी आर हेयर एट 51 आवर. नाउ 7 PM पे एक और टेक्नीशियन ऐड हो गया, टोटल वी हैव 9 मैन हेयर. सो टोटल मैन आवर्स का काम कितना होगा? 9 मैन आवर्स और ऐड हो गए हैं. सो अब हम पहुंच गए 60 आवर्स पे. सो 7 PM पे एक ऐड हुआ और 1 घंटा काम किया. सो 8 PM पे आप देख सकते हैं 60 मैन आवर्स का काम हो चुका है. सो 8 PM इज द आंसर. Thank you everyone for watching this.